यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपना जो रिवीजन लेक्चर चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था ओवरहेड चैप्टर का रिवीजन लेक्चर के लिए। तो आज का जो अपना रिवीजन है वो है ओवरहेड, जिसको हम ऑब्जर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ये जो चैप्टर है आपको हमेशा एग्जाम में पूछेगा, तो एक तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मार्क करो। और दूसरा मस्ट प्रोबेबली है कि ओवरहेड से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर मैं ओवरहेड की बात करूं तो हमें पढ़ना क्या है। देखो, यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर, वो कंसेप्ट समझेंगे और जिस जिस टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को समझेंगे और एक एक क्वेश्चन देखेंगे। कुछ इस चैप्टर से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आते हैं। अगर ये आपको है थ्योरेटिकल कंसेप्ट की क्या थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप देख सकते हैं कॉस्टिंग रिवीजन लेक्चर में। ऑलरेडी कॉस्टिंग के सारे चैप्टर की रिवीजन लेक्चर डली हुई है पास्ट में, एंड इक्वली रिलेवेंट है मई 2023 के लिए भी। कोई कंसेप्ट में चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम तीन जो ओवरहेड में है वो तीन टॉपिक में ओवरहेड को बांटते हैं। एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड का ट्रीटमेंट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम सीखेंगे कि कैसे एक ओवरहेड का जो खर्चा है उसको प्रोडक्ट पे चार्ज किया जा सकता है। ठीक, अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड में देखेंगे जब हमने चार्ज कर दिया प्रोडक्ट पे वो खर्चा, तो अंडर रिकवरी हो गई, यानी कि एक्चुअल ओवरहेड कुछ और आ गया, हमने कुछ और चार्ज किया था, या फिर ओवर रिकवरी का केस है तो इसकी ट्रीटमेंट। एंड थर्ड मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट में देखेंगे कि अगर कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे मशीन चल रही है, मान लो कोई डिपार्टमेंट है यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस होकर निकलता है तो उस गुड्स पे कितना खर्चा चार्ज करना चाहिए इस डिपार्टमेंट का। ठीक है, टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, और ये क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना, क्वेश्चन तीनों टॉपिक पे पूछ सकता है, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टॉपिक पिछले अटेम्प्ट में आया है तो हो सकता है वो टॉपिक रिपीट ना हो, अगला टॉपिक से आए, लेकिन कई बार रिपीट भी होते हैं। ऐसा देखा गया है कि मशीन और पिछले अटेम्प्ट में भी आया था, इस अटेम्प्ट में भी आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज को ध्यान से तीनों टॉपिक को पढ़ो। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ इच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू इच डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर। यानी कि मान लेते हैं दो डिपार्टमेंट है अपने पास, प्रोडक्शन का और दो डिपार्टमेंट है सर्विस का। तो किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, किस डिपार्टमेंट के हिस्से में कितना ओवरहेड बचना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये पता चलता है कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक कॉस्ट सेंटर का कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट है। समझ रहे हो? अब ये दो टाइप से निकाल सकते हैं, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब उस डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक खर्चा हमें पता है। मान लो कोई खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, हमें पता है कि हर एक डिपार्टमेंट का कितना है, तो कोई बात नहीं, जिस डिपार्टमेंट का जितना है उतना डाल दो डेप्रिसिएशन का खर्चा। और दूसरा होता है
एपोर्शनमेंट। एपोर्शनमेंट का मतलब है कि एक कॉमन एक्सपेंस है जो सारे डिपार्टमेंट में हो रखे हैं, यानी कि स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट का खर्चा हमें पता नहीं, खर्चे पता है पर वो सारे डिपार्टमेंट में बांटने हैं। तो जब भी एक्सपेंडिचर को या कोई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिपार्टमेंट पे बांटा जाता है तो एक रीजनेबल बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में लो, मान लो मैं कहता हूँ रेंट है, एक ही बिल्डिंग में ये चारों डिपार्टमेंट है और बिल्डिंग का रेंट है 1 लाख। अब 1 लाख किसी एक डिपार्टमेंट का तो है नहीं, पूरी बिल्डिंग का है, बांटना चारों डिपार्टमेंट में। तो उस केस में रेंट को कैसे बांटोगे? तो थोड़ा देखो, हमने क्या लिखा है, कॉमन रीजनेबल बेसिस पे बांटेंगे। रीजनेबल बेसिस क्या हो सकता है? रेंट कैसे बटेगा? जो जितना स्पेस ले रहा है उसके हिस्से में उतना बंटना चाहिए, तो फ्लोर एरिया के बेसिस में बांट दोगे, है ना। हर एक कॉस्ट का एक कॉस्ट ड्राइवर होता है, एक कॉस्ट मेजरमेंट होती है। हर एक खर्चे को आपको देख के समझ में आ जाएगा ये खर्चा किस बेसिस पे बढ़ना चाहिए। ठीक, जैसे रेंट है, जो जितना ज्यादा स्पेस लेगा उसके हिस्से में उतना ज्यादा रेंट आनी चाहिए। वैसे इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दे दिया, हर एक डिपार्टमेंट में मशीनें लगी हैं और हर एक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, हमें नहीं पता किस डिपार्टमेंट का कितना है। अब हमें चारों डिपार्टमेंट पे बांटनी है, तो लॉजिकली क्या सोचोगे आप कि देखो इलेक्ट्रिसिटी को आप हॉर्स पावर पे बांट सकते हैं। मशीन कितनी पावरफुल है, जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना बिजली कंज्यूम करेगा। कई बार मशीन आवर दिया होता है तो मशीन आवर इनटू हॉर्स पावर के बेसिस पे बांट सकते हो। ये क्या है कि कितना पावरफुल मशीन है वो तो ठीक है, और इनटू ये क्या है, मशीन आवर यानी कि कितने घंटा चलता है, इससे भी फर्क पड़ेगा, है ना। मान लो कोई पावरफुल मशीन है, बहुत कम चलता है, पर उससे थोड़ा कम पावरफुल मशीन है, बहुत घंटा चलता है, तो जो थोड़ा कम पावरफुल था ना वो ज्यादा बिजली बिल कंज्यूम करेगा, क्योंकि पावर पे भी, कंजम्पशन पे भी फर्क पड़ता है एंड आवर्स पे भी फर्क पड़ते हैं। वैसे ही अगर लाइटिंग का खर्चा दे तो लाइट पॉइंट के बेसिस पे किस डिपार्टमेंट में कितने लाइट पॉइंट लगे हैं, कितने जगह पे लाइट है, जिसमें जितना ज्यादा होगा उसमें उतना खर्चा बढ़ना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं तो बहुत ही समराइज वे में शॉर्टकट तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने के लिए। ठीक, चलो प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हमने देखा कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक एलोकेशन, हमें पता है कि इस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, सीधा डाल दीजिए। दूसरा अपोर्शनमेंट, कॉमन खर्चा पता है हमें, हर एक डिपार्टमेंट में बांटना है तो किसी रीजनेबल एंड इक्विटेबल बेसिस पे बांट दीजिए। ठीक, और जोड़ दोगे सारे खर्चे को तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना खर्चा आ जाएगा टोटल। इसी टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि कुछ कॉमन खर्चे बांटने का बेसिस बता रखा है। कई बार एग्जामिनेशन में ये बेसिस पे भी थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, एंड साथ ही में अगर बेसिस पे नहीं पूछा तो प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको अपोर्शनमेंट करने के लिए बेसिस पता ही होना चाहिए, है कि नहीं। चलो अगर हम बात करें बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे, बहुत कॉमन चीज है, ध्यान देना। बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे, चाहे बिल्डिंग का रेंट हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, बिल्डिंग में लाइटिंग एंड हीटिंग हो, है ना अलग से सिर्फ लाइटिंग दे तो लाइट पॉइंट दिया रहेगा, मान लो लाइटिंग एंड हीटिंग दिया, लाइट पॉइंट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसी में फ्लोर एरिया के बेसिस पे आप बांट सकते हो। एयर कंडीशनिंग हो, ये सारे खर्चे कैसे बांटोगे, बिल्डिंग के फ्लोर एरिया के बेसिस पे, जो डिपार्टमेंट जितना ज्यादा फ्लोर एरिया लेता है उसके हिस्से में उतना बढ़ना चाहिए। एंड सम टाइम फ्लोर एरिया नहीं दिया होता है, वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट दिया होता है, तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट के बेसिस से। किसी भी एसेट से रिलेटेड कोई खर्चा है, ठीक है, मान लो डेप्रिसिएशन है, एक ऐसा एसेट है जो चारों डिपार्टमेंट में यूज होता है, उसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो उसको कैसे बांटोगे, एसेट के वैल्यू पे, कितने वैल्यू का एसेट किस डिपार्टमेंट में है, मान लो 4 डिपार्टमेंट है या 3 डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी एसेट है, यहाँ पे भी एसेट है,
एंड यहाँ पे भी एसेट्स है, और सारे एसेट का कॉमन डिप्रिसिएशन है, सारे एसेट का टोटल डिप्रिसिएशन 2 लाख। तो देखो ये 2 लाख बटनी तो चाहिए तीनों डिपार्टमेंट पे, है ना, तीनों डिपार्टमेंट में बटनी तो चाहिए, लेकिन किस बेसिस पे बांटोगे? अगर इंडिविजुअल एसेट का डिप्रिसिएशन नहीं दिया है हर एक डिपार्टमेंट का, तो ये एसेट के वैल्यू पे, जितने एसेट का वैल्यू जहाँ पे यूज हो रहा है उस बेसिस पे बांट सकते हैं। सिमिलरली रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट हो, इंश्योरेंस हो, जनरल मशीन एक्सपेंस हो उस एसेट का, तो सारे एसेट के बेसिस पे बांटोगे। यहाँ लिखा है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। देखो स्टॉक एक इन्वेंट्री है, अगर स्टॉक का इंश्योरेंस का खर्चा है तो जितना स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट में है वैल्यू ऑफ स्टॉक उसके बेसिस पे बांट देना। एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा जो भी होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे बांटना। फॉर एग्जांपल टाइम कीपिंग, कैंटीन, वेलफेयर का खर्चा हो गया, सुपरविजन हो गया, परक्यूजिट, पर्सनल ओवरहेड, ठीक है, पर्सनल ओवरहेड, जितने भी एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चे नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे बांटोगे। कई बार इनडायरेक्ट खर्चे तो दे देते हैं, बेसिस नहीं देता, जैसे सिर्फ बोला इनडायरेक्ट मटेरियल, तो अब डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे जिस डिपार्टमेंट में जितना डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ होगा ऑब्वियसली इनडायरेक्ट मटेरियल भी उस डिपार्टमेंट का उतना ही आएगा, ठीक है ना। मान लो किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा डायरेक्ट मटेरियल यूज होता था तो इनडायरेक्ट मटेरियल भी ज्यादा यूज हुआ होगा, कहने का मतलब ये है। वैसे इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे बांट सकते हो। पीएफ, ईएसआई, परक्यूजिट, हॉलीडे पे एंड कंपनसेशन, वेजेस बिल या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे बांट सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे क्यों नहीं बांटा? देखो पीएफ वगैरह ना, ईएसआई वगैरह सैलरी का कुछ पोर्शन होते हैं, तो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं सैलरी पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे नहीं, इसीलिए वेजेस बिल पे लिखा है, ठीक। अगर कोई इंसान है जिसकी सैलरी ज्यादा है तो पीएफ भी ज्यादा कटता होगा, है ना। पावर अगर बोले हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर, पहली प्रायोरिटी। अगर मशीन आवर भी पता है हॉर्स पावर भी पता है, ना हो तो हॉर्स पावर के बेसिस पे। इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग बोले तो लाइट पॉइंट के बेसिस पे बांट सकते हो। कुछ समझ में ना आए, अगर ना दिया हो लाइट पॉइंट तो एरिया के बेसिस पे बांट दो, यूनिट के बेसिस पे बांट दो, ठीक है। कई बार किलोवाट दे देता है, किलोवाट के बेसिस पे बांट दो। मशीन के जो खर्चे हैं अदर मशीन ओवरहेड, वो मशीन आवर के बेसिस पे आप बांट सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस डिपार्टमेंट का जितना खर्चा है ये निकाल रहे हैं इसमें, ठीक। इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर का खर्चा निकाल रहे हैं। सॉरी, ये दो टाइप के खर्चे होते हैं। एक एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब होता है हमें पता है किस डिपार्टमेंट का एक्चुअल कॉस्ट कितना है, तो सिंपल सा जिस डिपार्टमेंट का जितना एक्चुअल कॉस्ट है आप डाल दो। दूसरा एपोर्शनमेंट, एपोर्शनमेंट का मतलब है कॉमन खर्चा दिया हुआ है, चारों डिपार्टमेंट में वो खर्चे बांटने हैं हमें, चारे डिपार्टमेंट के लिए वो खर्चा है, तो हम एक इक्विटेबल रीजनेबल बेसिस पे बांटते हैं। और बेसिस क्या होगा मैंने अभी आपको पढ़ाया। चलो एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है यहाँ पे बताइए इंडिकेट द बेस, और क्या है बेसिस, यानी कि कई बार एक खर्चे बांटने के एक बेस ना हो तो दूसरे बेस से बांटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया है इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग का लाइट पॉइंट ना दिया हो तो एरिया के बेसिस पे भी बांट सकते हैं, यूनिट के बेस। ये कह रहा है कि एक बेस हो तो एक लिखिए, एक से ज्यादा बेस से बांटा जा सकता है तो वो लिखिए। वुड यू रिकमेंड टू अपोर्शन ओवरहेड ऑफ कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चलो इनडायरेक्ट लेबर कुछ ना बोले तो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे बांटेंगे। फायर इंश्योरेंस, एसेट का कई बार हम फायर इंश्योरेंस कराते हैं, एसेट के वैल्यू के बेसिस पे बांटेंगे। पावर एंड लाइटिंग कोई दिक्कत नहीं, लाइट पॉइंट के बेसिस पे बांट सकते हैं। रेंट बताना फ्लोर एरिया के बेसिस पे। एग्जीक्यूटिव की सैलरी नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे। रिपेयर किसी चीज का हो सकता है, एसेट का हुआ तो एसेट के वैल्यू पे, बिल्डिंग वगैरह का हुआ तो फ्लोर एरिया के बेसिस पे। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग बताना फ्लोर एरिया के बेसिस पे। इसमें ये भी लिख देना कॉमा करके एसेट की वैल्यू के बेसिस पे। मान लो कि अगर एसेट का रिपेयर है तो एसेट के वैल्यू के बेसिस पे बटेगी। सप्लाईज जनरली होता क्या है ना, सप्लाई एक एलोकेटेड कॉस्ट होते हैं। तुम बताओ अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है
सप्लाईज लेके आता है सप्लायर से, तो किस डिपार्टमेंट को कितना इश्यू करता होगा उनके पास रिकॉर्ड तो रहती होगी ना, नहीं तो खर्चा पता कैसे चलेगा किस डिपार्टमेंट में कितनी प्रोडक्शन हो रही है ना। तो सप्लाई जब भी इश्यू होता है ना, ये एक एलोकेटेड कॉस्ट है। तो एलोकेटेड कॉस्ट को कैसे बांटोगे? बांटना ही नहीं है, ऑलरेडी एलोकेटेड है, जितना जिस डिपार्टमेंट का एलोकेटेड है उतना देख लेना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला था, जैसे लाइट, पावर एंड लाइट, हॉर्स पावर लिखा है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हो गया, फ्लोर एरिया के बेस। देखो इसमें दोनों चीज है, लाइट भी है एंड पावर भी है। प्रॉब्लम क्या है, अलग पूछे तो मैंने पावर के लिए हॉर्स पावर पढ़ाया था, मशीन आवर इंटू हॉर्स पावर पढ़ाया था, है ना, तो ये दोनों लिख सकते हो। लाइटिंग के लिए पढ़ाया था लाइट पॉइंट्स, साथ ही में क्या पढ़ाया था, एरिया, अगर ना दिया हो तो चारों लिख सकते हो, ठीक। मशीन आवर, बढ़िया सा एक क्वेश्चन करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। हाँ आ जाओ। The following account balance and distribute indirect charges taken from account of this manufacturing concern, ये रहा। देखो अभी तक हमने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा है, सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये कुछ बेसिस दिया हुआ है और ये सारे खर्चे दिए हुए हैं, है ना। ये क्या है, ओवरहेड, और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब बताना, ये देखो इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है किस डिपार्टमेंट का कितना है, हमारे पास तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, करेक्ट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है जब हर एक डिपार्टमेंट का, तो ये क्या होगा, एलोकेटेड ओवरहेड, यानी कि हमें पता है कितना है तो सीधा डाल देंगे। इनडायरेक्ट लेबर ये भी दिया हुआ है किस डिपार्टमेंट का कितना है ये भी एलोकेटेड में आएगा। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ अगला देखो, सुपरिटेंडेंट की सैलरी, ये भी हमें दिया हुआ है किस डिपार्टमेंट का है, और ये जो खर्चे हैं ये नहीं दिया है डिपार्टमेंट का, ये टोटल दिया है, यानी कि ये क्या होगा, एपोर्शन करने वाले खर्चे, इनको करनी है आपको एपोर्शनमेंट। बताना, हमें एपोर्शनमेंट के बेसिस के लिए फ्लोर एरिया दिया है, एसेट की वैल्यू दिया है उसके बाद किलोवाट आवर दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया है, रेडिएटर सेक्शन दिया है। देखो कई बार कोई ऐसा खर्चा आ जाए ना जिसका बेसिस आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो समझ में आ रहा है वो सारे बांट दो, लास्ट में ऑटोमेटिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बचा हुआ जो है वो उसके बेसिस है। फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन कैसे बढ़नी चाहिए, एसेट के वैल्यू के बेसिस पे दिया हुआ है क्या, एसेट के वैल्यू डेफिनेटली। मील चार्जेस खाने का बताओ, मैंने कैंटीन का बताया था वहां पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे। इंश्योरेंस, किसी एसेट का इंश्योरेंस कराते हैं तो एसेट की वैल्यू के बेसिस पे। रेंट एंड रेट्स फ्लोर एरिया के बेसिस पे। पावर, पावर के लिए ना हर्स पावर दिया हुआ है ना मशीन आवर दिया हुआ है, तो आप किस बेसिस पे बांट सकते हैं, देखो किलोवाट आवर दिया है, ठीक। हर्स पावर ना सही पर किलोवाट आवर दिया हुआ, तो आपको इतना समझ में आनी चाहिए कि मशीन कितना किलोवाट का है, ठीक है। इससे भी मशीन का पावर आप लोगों को एक आइडिया मिल रहा है कि मशीन कितने पावर का है, किलोवाट आवर्स दिया हुआ है कि कितने किलोवाट का मशीन है, जितने ज्यादा किलोवाट का होगा उतना यूनिट कंज्यूम करेगा। तो पावर का खर्चा आप कैसे बांट सकते हैं, किलोवाट आवर पे, ठीक है।
उसके बाद बच गया ये फ्यूल एंड हीटिंग, एक लास्ट खर्चा बच गया फ्यूल एंड हीटिंग, और बांटने के लिए एक लास्ट बेसिस बच गया क्या, रेडिएटर सेक्शन। तो फ्यूल एंड हीटिंग जो खर्चा है ना, इस बेसिस पे बांटोगे, करेक्ट। कोई ऐसी भी खर्चे होते हैं जिनका जो एक्चुअल मेजरमेंट बेसिस है साइंस में वो कुछ और है। मान लो इससे पहले आपने सुना था क्या रेडिएटर सेक्शंस के बारे में? नहीं, क्योंकि हम साइंस थोड़ी ना पढ़ते हैं। पर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सारे खर्चे बांट दोगे तो कोई ऐसा दिया भी है जो बेसिस आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस लिए दिया होगा। चलो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ठीक है। और यहाँ पे ये तीनों खर्चा एज इट इज आपको पता था हर एक तीनों डिपार्टमेंट का। टोटल का कॉलम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बनाओगे तब भी चलेगा, पर बेसिस का कॉलम जरूर बनाना, क्योंकि आपको बेसिस लिखना है। कौन सा खर्चा किस रेशियो में किस बेसिस पे बटेगा, यहाँ पे हमने लिख दिया, और साथ ही में रेशियो भी लिख दिया। मान लो एसेट का वैल्यू है, तो ये रहा 4 लाख 6, ये टोटल का है 4 लाख 6 लाख 5 लाख 1 लाख एंड 2 लाख। इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा 4:6:5:1:2, यही रेशियो आएगी। देखो यहाँ पे एसेट की वैल्यू के रेशियो में बांटा है कि नहीं। तो ऐसे करके जो टोटल हम ओवरहेड निकालते हैं हर एक का, जैसे ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया, ये जेड का हो गया, ये ए का है और ये बी का है टोटल। तो इस टोटल को, ये जो स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चला कि हर एक डिपार्टमेंट का हर एक कॉस्ट सेंटर का कितना खर्चा है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिपार्टमेंट ना दो टाइप के होते हैं, एक प्रोडक्शन, दूसरा सर्विस। हमारा जो अभी क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें एक्स वाई जेड, अभी ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कराऊंगा। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, यहाँ आ जाओ देख लो एक बारी, लिखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और ये क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ए और बी सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, गुड्स को प्रोड्यूस करना। सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करते पर इनकी भी जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ए है परचेज डिपार्टमेंट। अब परचेज डिपार्टमेंट गुड्स प्रोड्यूस करता है क्या, डेफिनेटली नॉट। क्या करता है जब प्रोडक्शन के लिए गुड्स शॉर्टेज हो रही होती है, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो रही होती है, तो परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना, रॉ मटेरियल मंगवाना, ये परचेज डिपार्टमेंट का काम है। रॉ मटेरियल आ गया तो कॉस्ट डिपार्टमेंट जो है उनको बिल भेजना कि कितने का रॉ मटेरियल आया। फॉर एग्जाम्पल बी जो है ये कैंटीन डिपार्टमेंट है, बस मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या एम्प्लॉय वेलफेयर डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय वेलफेयर डिपार्टमेंट है। इसका काम गुड्स बनाना है क्या, डेफिनेटली नहीं, पर ये भी तो चाहिए कि एम्प्लॉय वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस कैसे सोल्व होंगे, एम्प्लॉय के लिए क्या करना है, क्या फैसिलिटी लेना है, क्या सोचना है ना। तो देखो सर्विस डिपार्टमेंट गुड्स नहीं बनाते पर सर्विस डिपार्टमेंट की जरूरत होती है। अब देखो जो ये गुड्स बना रहे हैं एक्स वाई जेड डिपार्टमेंट मिलके, वही गुड्स आगे बनने के बाद सेल होगा और सेल होने के बाद कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी। पर सेल होके जो पैसा आएगा, ये सेल करके जो पैसे आएंगे, इसी पैसे से तो हमें सारे खर्चे मीटअप करने हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर हो या सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर हो। क्योंकि जो सेल कर रहे हैं गुड्स, उसी से तो पूरी कंपनी का खर्चा हमें मीटअप करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सिर्फ खर्चा थोड़ी ना जोड़ेंगे कॉस्ट में, डेफिनेटली नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो खर्चा जुड़ेगा उस प्रोडक्ट पे कितना लगा, प्लस सर्विस डिपार्टमेंट वगैरह के भी तो खर्चे जुड़ेंगे उस प्रोडक्ट पे, क्योंकि उसी प्रोडक्ट को तो बेच के हमें पूरी एंटिटी के जितने डिपार्टमेंट है उनका जितना भी कॉस्ट है उसको रिकवर भी करना है, प्लस प्रॉफिट भी कमानी है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहे थे बताना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा था हमने ये निकाला।
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, ये जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है ना ए और बी, इसका खर्चा हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे। ठीक, बंटने के बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कितना खर्चा है हमें ये पता चल जाएगा, जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और ये खर्चे हम गुड्स पे बांटते हैं, ये खर्चे हम गुड्स पे एलोकेट करते हैं, और गुड्स पे जब ये खर्चे डालते हैं तब हमें गुड्स बनाने का टोटल कॉस्ट पता चलता है उसके बाद ही हम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्यों करते हैं ये, क्योंकि सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही गुड्स प्रोड्यूस करता है, सर्विस डिपार्टमेंट करता नहीं, तो सर्विस डिपार्टमेंट का भी तो खर्चा यही गुड्स सेल करके हमें लेके आनी है, तो खर्चे बांटने पड़ेंगे प्रोडक्शन पे, तभी तो खर्चे गुड्स पे चार्ज होंगे। समझ में आया क्या? एक और चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट कॉस्ट कोई कोई दिया है, मान लो डायरेक्ट लेबर दिया है, अब हम पढ़ रहे हैं ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना, एक पीरियड कॉस्ट है जो इन टोटालिटी में इनकर्ड होता है, एक रिकवरी रेट के बेसिस पे हम प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं लेनी चाहिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर डायरेक्ट कॉस्ट दे भी दे तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम किस डिपार्टमेंट का कितना डायरेक्ट कॉस्ट हो पता भी है तो नहीं लेना है, हमें सिर्फ ओवरहेड का ट्रीटमेंट करना है। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कॉस्ट लेंगे, अगर डायरेक्ट वेजेस दिया तो ये खर्चा एक्स वाई जेड का कितना है नहीं डालेंगे, पर ए और बी का डालेंगे, बिकॉज ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है ये सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट मानेंगे, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है, मेरे लिए तो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट थोड़ी ना है, मैं तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा अपने ऊपर बांट रहा हूँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चलो, अब ये जो बांटने का तरीका है ना डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी, इसके 3 मेथड है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 मेथड है। एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि मान लो ये दो सेकेंडरी डिपार्टमेंट है ए और बी, सीधा इनका खर्चा ए का भी ये तीनों पे बांट दो और बी का भी ये तीनों एक्स वाई जेड पे बांट दो। कैसे, कोई भी बेसिस ले लो, इक्विटेबल एंड रीजनेबल बेसिस कैसे बंटना चाहिए और उस बेसिस पे बांट दो। फॉर एग्जांपल ये परचेज डिपार्टमेंट था, तो इसका खर्चा कैसे बांटते हैं हम, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर सॉरी, जो डिपार्टमेंट जितना परचेज ऑर्डर दिया है एक्स वाई जेड, उसके बेसिस पे हम बांट देते हैं। ये बी क्या था, एम्प्लॉय वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसका खर्चा कैसे बांटेंगे एक्स वाई जेड पे, बड़ा सिंपल है, कैसे बांटेंगे बताओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे, है ना। तो सेकेंडरी डिपार्टमेंट का खर्चा किसी बेसिस पे भी सीधा प्राइमरी डिपार्टमेंट में बांट सकते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक, देखो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम सीधा ये सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2, इनका खर्चा सीधा बांट दो प्राइमरी पे। मान लो S1 परचेज डिपार्टमेंट है, नंबर ऑफ परचेज के बेसिस पे दोनों पे बांट दो। S2 क्या है, कैंटीन डिपार्टमेंट है, मान लो मैंने कैंटीन का एग्जांपल लिया, तो कैंटीन का खर्चा कैसे बढ़ता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे, है ना, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे ये दोनों पे बांट दो और टोटल हो गया, इनका खर्चा बट गया। और ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो मैंने एग्जांपल लिया है P1 P2, इन पे ये टोटल एक्सपेंडिचर बट गए। ठीक, स्टोर या फिर मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट, तो देखो मटेरियल, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन के बेसिस पे बांटोगे, ये ना हो तो डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे बांट दोगे। कोई इम्प्लॉय या पर्सनल से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट, मिल डिपार्टमेंट, है ना, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे बांटोगे। परचेज डिपार्टमेंट है तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के बेसिस पे बांटोगे, अभी मैंने सिखाया आपको। ठीक, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे आसान है, इसमें बेसिस दिया रहेगा और आपको बोलेगा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अब सीधा बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ही दिखा देता हूं आप लोगों को कैसा आएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, दो कॉर्पोरेट सेल, कंज्यूमर सेल, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली ये जो सेल्स वाले डिपार्टमेंट है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंडिकेशन है, ऊपर लिखा हुआ भी है देयर आर 2
फोर डिपार्टमेंट, टू सेल्स डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट एंड दिस, एंड टू सपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है दोनों, और ये दोनों क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट या सपोर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखो चारों का खर्चा दिया हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट इनकर्ड इन इच फोर डिपार्टमेंट, ये क्या है, यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करके दिया हुआ है कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना खर्चा कितना है, और कह रहा है कंपनी यूजेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय एज अ बेसिस टू एलोकेट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ये जो सेकेंडरी डिपार्टमेंट है ना, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, इसका खर्चा नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे बांटेंगे, एंड प्रोसेसिंग टाइम एज अ बेसिस टू एलोकेट इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉस्ट। और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट का खर्चा है ना, इसको प्रोसेसिंग टाइम के बेसिस पे बांटेंगे। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है, कॉर्पोरेट सेल, कंज्यूमर सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, लास्ट क्या है, आईटी डिपार्टमेंट। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, कितना है ये, 94,510, 3,04,720, सिक्स 636, 8 से 18। जब आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का खर्चा बांटोगे, इन दोनों पे बांटना है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है, अब इनका ओवरहेड प्रोडक्शन पे बांट देना है और प्रोडक्शन का टोटल ओवरहेड निकाल देना है, यही है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताओ इसका खर्चा कितना है, 94,510, किस बेसिस पे बांटोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, अगर नहीं भी बोलता ना एग्जामिनेशन में बेसिस, तो मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे बांटता। देखो दो ही बेसिस दिया है, एक नंबर ऑफ एम्प्लॉय और एक टाइम प्रोसेसिंग। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट में लॉजिक लगाओ, कौन सा किस बेसिस पे बंटना चाहिए। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे बंटनी चाहिए। टाइम प्रोसेसिंग लगना चाहिए आईटी वाले में। बेसिस बताओ, ये रहे, इस रेशियो में बांटना है आपको 42 एंड 28, किस रेशियो में बांटना है, 42 एंड 28 बांट दोगे। उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट, इसका खर्चा कितना है, 3,04,000, प्रोसेसिंग टाइम के बेसिस पे बांटना है, प्रोसेसिंग टाइम ये रहा। और कॉर्पोरेट सेल कंज्यूमर सेल का रेशियो क्या है, 24:20 के 20 के रेशियो में बांटना है। एक बार एक बांट के देखो, ये आएगा यहाँ पे 56,706, तो इस डिपार्टमेंट में आएगा 37,804, सिर्फ इस रेशियो में बांटना है। वैसे इसका खर्चा आप बांट दोगे, 304,720 डिवाइड करोगे 44 से और इंटू करोगे 24, तो ये आ जाएगा इसका पहले का। चलो ये देखो इतना बटा है, और ये देखो इतना बटा है, बटने के बाद टोटल आ गया। ये दोनों जो सेल्स डिपार्टमेंट है इनका, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आता है अगला मेथड, नॉन रेसिप्रोकल या स्टेप लैडर मेथड। देखना डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था ना, कि दोनों सर्विस डिपार्टमेंट, अब सब मेथड का थोड़ा थोड़ा फर्क समझो, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव भी वो दोनों को दे रहा था, कॉर्पोरेट सेल एंड कंज्यूमर सेल, एंड दूसरा जो अपना था आईटी डिपार्टमेंट, वो भी वो दोनों को दे रहा था। हमेशा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेसिस देना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन करना संभव नहीं है। स्टेप मेथड में क्या होता है
कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को भी सर्विस दे रहा होता है एंड दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है, पर सर्विस लेता नहीं है वापस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 4 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट, P1 P2, ये क्या है प्रोडक्शन, ठीक है। S1 S2 S3 ये क्या है, तीनों सर्विस। ध्यान से देखना, S1 कितना सर्विस दिया, किस डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, 30% इसको, 30% इसको, अपने आप को तो सर्विस दे नहीं सकता, 25 15। S2 कितना दिया, S3 ये दोनों को बस सर्विस देता है। ध्यान से एक बात बताओ, देखो इस मेथड को पहचानने का तरीका, यहाँ पे हमेशा मोस्ट सर्विंग टू लिस्ट सर्विंग डिपार्टमेंट दिया होगा, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सर्विस देने वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा दिया रहेगा आपको, तभी तो स्टेप मेथड इसका नाम है। देखो S1 ना कितने जने को सर्विस दे रहा था, 4 डिपार्टमेंट को, 2 प्रोडक्शन को भी और बचे हुए दोनों सर्विस को भी। S2 3 डिपार्टमेंट को, दोनों प्रोडक्शन को तो दे रहा था, पर सर्विस सिर्फ S3 को दे रहा था, और S3 उससे भी कम, सिर्फ 2 डिपार्टमेंट को, P1 P2 किसी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा था। तो मस्ट सर्विंग क्या हुआ, सबसे ज्यादा कौन सा डिपार्टमेंट जो सर्विस दे रहा है, ज्यादा डिपार्टमेंट को, S1 4 डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, S2 3 डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, एंड S3 सिर्फ 2 जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उन्हीं को सर्विस दे रहा है। नंबर 1 मस्ट सर्विंग टू लिस्ट सर्विंग दिया रहेगा। दूसरा, इसको पहचानने का ये भी एक तरीका है कि डिपार्टमेंट सर्विस दे तो रहा है, वापस नहीं ले रहा है, एक सर्विस डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल देखो S1 S2 एंड S3 दोनों को सर्विस दिया था, पर उनसे वापस नहीं लिया था। देखो S2 ने क्या S1 को सर्विस दिया है, नहीं। S3 ने S1 को सर्विस दिया है, नहीं। वैसे ही S2 देखो सर्विस डिपार्टमेंट S3 को दिया था, हाँ सर दिया था, पर क्या S3 से S2 सर्विस लिया था, देखो S3 जब दे रहा था तो S2 को सर्विस दिया था क्या, नहीं। यानी कि हर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस देता तो है पर लेता नहीं है, तभी तो मस्ट सर्विंग टू लीस्ट सर्विंग बन पाएगा, ठीक है। तो जैसे लॉजिक से आपको समझना है समझो, पर ये जरूर याद रखना कि इसमें एक डिपार्टमेंट जो किसी और सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा होता है ना, वापस नहीं ले रहा होता सर्विस, नहीं तो मस्ट सर्विंग टू लीस्ट सर्विंग बन ही नहीं पाएगा। इस केस में हम लगाते हैं नॉन रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो आप, या स्टेप मेथड बोल सकते हो, बड़ा सिंपल है। देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया रहेगा, करेक्ट। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी करोगे ना आप, सिर्फ एक लाइन एक लाइन आपको याद रखना है, ओवरहेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन मस्ट सर्विंग डिपार्टमेंट टू लिस्ट सर्विंग डिपार्टमेंट, यानी कि जो सबसे ज्यादा जने डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है ना, उसको सबसे पहले उसका खर्चा बांटेंगे, उससे कम वाले को कम, और सबसे लास्ट में किसका खर्चा बांटेंगे, जो सबसे कम डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। हमारे केस में S1 सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा था, तो इसका खर्चा पहले बांटेंगे। अब मान लो S1 का खर्चा था 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे S1 का खर्चा है 1 लाख, तो इस 1 लाख को हमें बांटना है ना, कैसे बांटना है, बस ये रहा, किस डिपार्टमेंट को कितना सर्विस देता है उतना बांट दो। इसको 30% देता है तो 1 लाख का 30% 30,000 यहाँ आएगा। इसको कितना देता है फिर 30,000 यहाँ आएगा। इसको कितना देता है 25 यहाँ आएगा। इसको कितना सर्विस देता है 15 यहाँ आएगा, करेक्ट। चलो मान लेते एग्जांपल कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका 1 लाख था, इसका 1,50,000 है, एंड इसका 2 लाख है। यहीं पे एग्जांपल एक ले लेता हूँ। उसके बाद किसका बांटेंगे, उससे कम सर्विस देने वाला है S2, जो 3 डिपार्टमेंट को सर्विस देता है। S2 का खर्चा कितना है 1.5 लाख ना, 1.5 लाख हमें बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, दे रखा है S2 जितना जितना सर्विस जिसको देता है उसी रेशियो में, उसी परसेंटेज में इंटू करके आपको बांटना है, ठीक। 2 लाख 1.5 लाख है, 50% P1 को देता है तो 50% P1 को बांटोगे, 20% किसको देता है P2 को, 20% P2 को बांटोगे। अच्छा एक चीज हम भूल गए, यहाँ मिस्टेक हो गई ना, ध्यान देना। S2 का जो एक्सपेंडिचर है, S2 डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है, देखो S2 का अपना 1.5 लाख तो था ही, प्लस
S1 डिपार्टमेंट से 25,000 और बटे, S1 के भी तो खर्चा इस पे बटा, तो टोटल कितना हो गया 1,75,000। आपको 1,75,000 अब बांटना है। S2 का खर्चा जो ओवरहेड है 1,75,000 है। अपना एक 1.5 लाख का ओवरहेड तो था ही, S1 से भी तो ओवरहेड मिला इसको, S1 का भी तो खर्चा इस पे पोर्शन हुआ, तो ये बांटना है आपको इस रेशियो में, ठीक है। तो 1,75,000, इसका 50% यहाँ पे आएगा 87,500, यहाँ पे, और 1,75,000 इंटू 52,500। चलो बताओ, S3 का खर्चा बांटना है। S3 का अपना था 2 लाख, S1 से इसको मिला 15,000 का खर्चा, और S2 से मिला 52,500 का खर्चा। सारे जोड़ दोगे तो टोटल आएगा यहाँ, ये क्या है S3 का टोटल ओवरहेड, जिसको आप ग्रोस ओवरहेड भी बोल सकते हैं। अपना तो है ही है, दूसरे से जितना सर्विस लेता था उनके भी खर्चे का उतना हिस्सा लेने के बाद अब 267,500 को बांटना है। कैसे? जितना सर्विस देता है P1 P2 को कैसे सर्विस देता है 60% 40%, तो कोई बात नहीं 60% एंड 40% बांट दो और टोटल P1 P2 का आ जाएगा, इनका खर्चे बट गए, ठीक। बस आपको इतना ध्यान रखना है इस मेथड को पहचानने का तरीका, कि मस्ट सर्विंग टू लिस्ट सर्विंग दिया रहेगा। जब भी डिपार्टमेंट कितना सर्विस दे रहे हैं ये देगा, कि सबसे ज्यादा एक डिपार्टमेंट दे रहा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। दो केस हो सकते हैं, अगर दो ही डिपार्टमेंट हो तो और बढ़िया, और छोटा हो जाएगा। लेकिन बांटना कैसे आपको मस्ट सर्विंग टू लिस्ट सर्विंग। थर्ड है रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है वहां पे लगता है जहां पे एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे भी रहा होता है और साथ में ले भी रहा होता है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मेथड से। अब रेसिप्रोकल मेथड से तीन यहाँ पे मेथड है बांटने के, तीनों में से कोई मेथड करो आंसर सेम आना चाहिए। एक तो इक्वेशन मेथड, दूसरा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। पहला मेथड था डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस से बांट रहे थे, कोई सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस नहीं देते। दूसरा था स्टेप मेथड, सर्विस देते तो है एक सर्विस डिपार्टमेंट को, वापस नहीं लेते, तो मस्ट सर्विंग टू लिस्ट सर्विंग वाले फॉर्मेट में चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में होता क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट एक को सर्विस देता भी है, उससे वापस सर्विस लेता भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 4 डिपार्टमेंट है, 2 प्रोडक्शन 2 सर्विस। S1 देता है 40%, 30%, 30%, और S2 देता है 25%, इसको देता है 30%, अब 35% अपनी सर्विस, और इसको देता है 40% सर्विस। ध्यान देने वाली बात है, देखो एक दूसरे को ये सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस दे रहे हैं, S1 S2 को सर्विस दे रहा था और S2 S1 को सर्विस दे रहा है। यही एक पहचानने का तरीका है कि कौन से मेथड का क्वेश्चन है, ठीक। अब जब ये आता है तो तीन तीन जो फेमस तरीके हैं, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन में। सबसे ज्यादा पूछने का जो बनता है वो है सिमुल्टेनियस इक्वेशन, ठीक। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में, तो सबसे पहले मैं सिखाता हूं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से आप कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं सबसे बढ़िया। हमने अभी अभी इस क्वेश्चन को किया है, करेक्ट। हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन का अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था, और ये आया था। 4 डिपार्टमेंट थे, X Y Z, 5 डिपार्टमेंट थे A एंड B। कितना आया इनका 239, 293, 394, 500, 157, 250। ये है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। अब हम करने जा रहे हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से मेथड से? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेथड कहता है ना,
जितना परसेंटेज जो डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है ना उसका खर्चा बांटते जाओ कंटिन्यू, एंड तब तक बांटो जब तक डिपार्टमेंट के जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनके कॉस्ट नील नहीं हो जाते, नेग्लिजिबल नहीं हो जाते। फॉर एग्जांपल पहले ये देखो, ए एक सर्विस डिपार्टमेंट है, इसका खर्चा बांटो। ए कितना सर्विस देता है, ये रहा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 30%, 30%, 20% और बी को कितना देता है 20%। बताओ ये कैसे मैंने पहचाना, रेसिप्रोकल मेथड का क्वेश्चन है। देखो दो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, ए और बी एक दूसरे को दे रहे हैं, ए दे रहा है बी को सर्विस और बी दे रहा है ए को सर्विस। ये तरीका है। पूछा क्या है, तो सर पूछा है सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से, पर इसी क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से कर लेते हैं कि तीनों मेथड में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का सबसे फेमस तरीका क्या है कि जितना जो सर्विस डिपार्टमेंट दे रहा है ना उसका खर्चा बांटते जाओ, 30-30-20-20 है ना, यही है। चलो पहले ए का खर्चा बांटोगे तो कैसे बटेगा, 30% यहाँ, 30% यहाँ, 20% यहाँ, 20% यहाँ, बांटो। 157 250, इसका जो 30% आप करोगे तो 47 175, 47 175, 20% जेड को देता है ना, अब हमें बी का खर्चा बांटना है। देखो बी का अपना तो था, ये ए से मिला इतना, तो टोटल ओवरहेड निकालो, पहले जोड़ दो, ठीक है, इतना बांटना है। इतना बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, तो बी कितना सर्विस देता है, देखो बी देता है 25%, 40%, 25%, 10%, बांटो। 25%, ये भी था ना 25%, एक था 40%, और ए के हिस्से में कितना आएगा 10%। ठीक, अब फिर ए का खर्चा बांटो। बताओ ए का ये बढ़ चुका है, इसको जोड़ के नहीं बांटना है, ये तो हमने बांट दिया था ना पहले स्टेप में। ए के हिस्से में फिर एक कॉस्ट आ गया, फिर ए को बांटो। कैसे बांटना है ए का, 30-30-20-20, ठीक। सर एक्स को बचेगा 30, वाई को भी बचेगा 30, इसको बटेगा 20, और इसको भी बटेगा 20। चलो फिर बी का खर्चा बांटो, क्योंकि बी के हिस्से में आ गया ना, कितना है 24-34। अब देखो ऊपर का बट चुका है, ऊपर का जोड़ना नहीं है, ध्यान देना इस बात को। कैसे बांटोगे, जिस रेशियो में हमने बांटा था, एक बार और बांटोगे तो ए के हिस्से में आएगा आई थिंक 243, एक बार उसके बाद और ए का बांटोगे तो बी के हिस्से में आएगा 5, बी का खर्चा एक बार और बांटोगे ए के हिस्से में आएगा 1, उसके बाद बांटने की जरूरत नहीं क्योंकि पैसों में बढ़ जाएगा। जब नहीं बांटोगे उसके बाद तो टोटल कर देना इनका ओवरहेड, और जब ये टोटल ओवरहेड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में जितना जो सर्विस देता है उतना बांटना है, कंटिन्यू बांटते जाना है तब तक जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल ना हो जाए, पॉइंट में ना आ जाए, इसको कंटिन्यू बांटते रहना। दूसरा है सिमुल्टेनियस इक्वेशन। देखो सिमुल्टेनियस इक्वेशन बड़ा सिंपल है, कहता है सबसे पहले ग्रोस ओवरहेड निकालो। ये कैसे निकलता है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, एक ए और बी, तो देखो ए का अपना कितना है 157 250, प्लस बी से कुछ सर्विस भी तो लेता है, कितना लेता है 10%, तो 10% ऑफ बी, बी का भी तो खर्चा बटना चाहिए ए पे। बी का बताओ 90 250, प्लस ए कितना सर्विस देता है बी को, ए देता है सर 20%, तो 20% उसका कॉस्ट भी तो बटेगा,
ये सेकेंड इक्वेशन, इनको सोल्व कर लोगे। कैसे कर लेना सोल्व, ये जो एक है ना, ए में ए का फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू डाल देना, ऑटोमेटिकली बी का वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन 2 सोल्व करके। इक्वेशन 2 सोल्व करके बी का आ गया, इक्वेशन 1 में डाल देना, ए का आ जाएगा। ये ए का वैल्यू आएगा 169,668, बी का वैल्यू आएगा, करेक्ट। ए और बी आ गया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है एक्स वाई जेड। इनका अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 239, 293, 394, 500। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, पहले ए का करेंगे। देखो ये दोनों पे, तीनों पे बांटना है ना। कैसे बांटना है, कितना सर्विस देते हैं इन तीनों को, 30% एक्स, 30% वाई एंड 20% जेड। 169,668, 30% एक्स, 30% वाई, जो भी अमाउंट आएगा, एंड 20% जेड। देखो मिस्टेक क्या नहीं करना, तो मिस्टेक ये मत करना कि रेशियो में मत बांट देना, नहीं तो पूरा ही खर्चा बढ़ जाएगा। हमें पूरा नहीं बांटना, हमने सिर्फ ग्रोस ओवरहेड निकाला है, जिसमें हमने बी का अपना एक्सपेंडिचर ले लिया है, बी का खर्चा मेरे ऊपर कितना आना चाहिए। तो ऐसे आप नहीं बांटना, आप सिर्फ परसेंटेज में इंटू करके बांटना है, ध्यान रखना। अगर आपने रेशियो में बांट दिया 3:3:2, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया। बी का खर्चा कितना आया है, तो 124, 184। एक्स वाई जेड पे कैसे बांटना है, कितना सर्विस देता है, 25, 40, 25। तो सर 124, 184 का 25% यहाँ, 124, 184 का फिर 25% यहाँ, और 124, 184 का 40% यहाँ। जितना आएगा लिख लेना और ये टोटल कर देना, तो ये कहा जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल कॉस्ट, टोटल ओवरहेड। ठीक है, आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड मेथड है, वो बड़ा आसान है। थर्ड मेथड कहता है ट्रायल एंड एरर, कि देखो ग्रोस ओवरहेड निकालो और उसका तरीका है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंटिन्यू जितना जो सर्विस देता है उतना डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ जब तक अमाउंट नेग्लेजिबल ना जाए, और निकालने के बाद सेम ऐसे ही बांट दो। सिमल्टेनियस इक्वेशन में भी ग्रोस ओवरहेड निकालने के बाद बांट रहे थे, बांटने का तरीका सेम है, बस सिमल्टेनियस इक्वेशन में जितना ग्रोस ओवरहेड आया था, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से भी, ट्रायल एंड एरर मेथड से भी सेम ही ग्रोस ओवरहेड आनी चाहिए, तभी तो बांटोगे तो सेम आंसर आएगा। एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में तो बांटते बांटते सीधा कंटिन्यू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे टोटल कॉस्ट कितना आना चाहिए उसी फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक, तो ग्रोस ओवरहेड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक से निकालना है। कैसे, चलो ए है, बी है, ए का कितना है 157, 250, बी का कितना है 90, 250। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप बांटोगे, पता है ए का खर्चा कैसे बटेगा, बी पे। ए कितना सर्विस देता है बी को, सर 10% सर्विस देता है, तो ए का खर्चा ये है, इसका 10% बी पे बटनी चाहिए। 157, 250 का 10% करोगे तो कितना आएगा, 15,725। अब ये टोटल बी का कितना हो गया, बी का खर्चा बांटो। बी कितना सर्विस देता है ए को, ए कितना सर्विस देता है बी को, तो 20% है ना, ये गलत हो गया, यहाँ पे 20% लगाना है। 20% लगाओ, 157, 250 इंटू 0.2, 31,450। बी कितना देता है, तो सर बी देता है ए को 10%, तो 10% कितना आएगा, 12,170। फिर ए का बांटो,
क्योंकि एक हिस्से में कॉस्ट आ गया ना, ऊपर वाला ऐड करके बांटना है क्या, नहीं, वो ऑलरेडी एक बार बढ़ चुका है, इसको बांटो। चलो एक कितना सर्विस देता है, 20%, इसका 20% निकालोगे तो ये आएगा 2434। याद करो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में भी इतना ही आ रहा था एंड में। फिर बी पे बांटो, बी का ओवरहेड ए पे बांटो, ठीक है। ए को कितना सर्विस देता है, 10%। फिर ऐसे ही ए का बांटोगे बी पे तो पता है कितना आएगा, 5। सॉरी 49 आएगा, है ना, 49। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। चलो इसको थोड़ा नीचे कर लो। फिर बी का ओवरहेड बांटोगे ए पे, पता है बी कितना सर्विस देता है, 10%, तो इसका 10% करोगे कितना आएगा, 4.95 कर लोगे। फिर ए का आ गया, ए के हिस्से में 5, इसका बांटोगे तो इसका 20% 1 आएगा। अब बांटने की जरूरत नहीं, इसको टोटल कर दो, ग्रोस ओवरहेड आएगा। तो इसका जब टोटल करोगे ना आप तो 169, 668 एंड 124, 184 इतना ही आना चाहिए, इतना ही आएगा। आप ऐड करके देख लेना 100%, क्योंकि इससे ग्रोस ओवरहेड निकालो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का, या फिर सिमुल्टेनियस इक्वेशन से ग्रोस ओवरहेड आप निकालिए। ग्रोस ओवरहेड तो सेम आनी चाहिए ना, क्योंकि तीनों मेथड से सेम आंसर आता है। ये जब आ गया तो बांटने का तरीका कैसे, अभी तो मैंने सिखाया था सिमुल्टेनियस इक्वेशन में। तो देखो ट्रायल एंड एरर मेथड एंड सिमुल्टेनियस इक्वेशन मेथड में ग्रॉस ओवरहेड निकालने का तरीका अलग है, उसमें इक्वेशन से निकालते हैं, इसमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं, और उसके बाद बांटने का तरीका तो सेम है, ये सेम है, क्योंकि बांटने का तरीका थोड़ी ना चेंज होगा। और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करते करते ही टोटल ओवरहेड आ जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ठीक। यहाँ पे देखो इन्होंने भी बांटा है सिमल्टेनियस इक्वेशन निकाल के, और जो आपका टोटल आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, 100%, ठीक है। टोटल करके देख लेना। फटाफट से अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। देखो यहाँ नोट्स पे आ जाओ। किसी भी प्रोडक्ट को हम बनाते हैं ना तो खर्चे क्या लगते हैं, तो सर मटेरियल का खर्चा लगता है, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा। मटेरियल का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल बोल रहा हूँ, लेबर का मतलब भी डायरेक्ट लेबर बोल रहा हूँ। ध्यान देना एक चीज कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, आइडेंटिफिएबल विथ प्रोडक्ट, दे कैन बी चार्ज। हमें पता होता है पर यूनिट कितना इनकर्ड हो रहा है, तो ये तो सीधा पर यूनिट हमें पता होता है, टोटल कॉस्ट निकालते टाइम हमें पता होता है पर यूनिट। लेकिन ओवरहेड एक पीरियड कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट को मान लीजिए जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, ये पर यूनिट कितना हो रहा है थोड़ी ना पता चलता है हमें। फैक्ट्री का रेंट तो रेंट है, 1 लाख अगर फैक्ट्री का रेंट है तो 1 लाख लगेगा लगेगा। 1 यूनिट बनाइए, 100 यूनिट बनाइए, 1 लाख यूनिट बनाइए, तो पर यूनिट कितना रेंट लगेगा ऐसा नहीं होता, रेंट टोटलिटी में लगती है। हाँ, जितना यूनिट बनेगा उस पर खर्चा कितना चार्ज होना चाहिए रेंट का, ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे कि हम कितना प्रोडक्शन करने का सोच रहे हैं, ठीक। तो ओवरहेड खर्चा इन टोटलिटी में इनकर्ड होता है, तो एक प्रोडक्ट पे कितना चार्ज करना है ये हमें निकालना पड़ता है, उसी को बोलते हैं रिकवरी रेट, ठीक। ओवरहेड आर ऑब्जॉर्ब्ड ऑन अ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट पे हम चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ऑब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि ओवरहेड हमें प्रोडक्ट का पता नहीं होता कि कितना खर्चा लगा है एक प्रोडक्ट बनाने में, हमें निकाल के उस पर चार्ज करना पड़ता है, ठीक। प्रोडक्ट पे ऑब्जर्व कराना पड़ता है। एंड कैसे निकालते हैं, बजटेड ओवरहेड लोगे जितना आपके खर्चे हैं टोटल ओवरहेड के। अब देखो ये हम करते कब है, पीरियड के स्टार्ट में। मुझे इस साल प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करके किस रेट पे बेचना है, किस रेट पे बेचने के लिए जरूरी है ना प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है। और ओवरहेड तो एक्चुअल मुझे पता नहीं होगा कि पूरे साल में कितना इनकर्ड होगी, तो हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं और बजट में निकालते हैं कि बजटेड ओवरहेड कितना होगा और कितना मैं बजटेड प्रोडक्शन करने वाला हूँ। और जो भी रेट आया, मान लो 10 रुपया रेट आया, तो हर एक प्रोडक्ट पे 10 रुपया ओवरहेड का खर्चा चार्ज करूंगा। साल के एंड में जितने भी प्रोडक्ट पे हम चार्ज करते हैं ना उसको बोलते हैं रिकवर्ड ओवरहेड। यानी कि रिकवर्ड ओवरहेड क्या होता है,
एक्चुअल प्रोडक्शन करने के वजह से, एक्चुअल प्रोडक्शन करके हम लोग कितना ओवरहेड रिकवर्ड करे हैं। तो देखो, अगर रिकवरी रेट आवर में है तो एक्चुअल आवर से इंटू करनी पड़ेगी, रिकवरी रेट आउटपुट में है यूनिट में तो एक्चुअल आउटपुट से इंटू करनी पड़ेगी, है ना। एक यूनिट पे कितना हमने खर्चा चार्ज किया, या फिर एक यूनिट, एक आवर पे कितना हम चार्ज करना चाहते हैं, तो एक्चुअल कितना आवर काम करे उतने पे चार्ज होगा, तो ऐसे आ जाएगा रिकवर्ड। एक होता है एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल का मतलब जो साल के अंत में हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ। ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप खर्चा, देखो हम एस्टिमेट बेसिस पे निकाल रहे हैं ना ओवरहेड को, बजट बेसिस पे निकाल रहे हैं ना ओवरहेड को, और एस्टिमेट बेसिस पे हो सकता है आपने ज्यादा प्रोडक्ट पे चार्ज कर दिया खर्चा, 5 लाख कर दिया खर्चा चार्ज, लेकिन एक्चुअल में 4 ही लाख का ओवरहेड था, तो ये क्या है, ओवर रिकवरी। तो अगर एक्चुअल ओवरहेड कुछ और है और रिकवरी कुछ और है, तो यहाँ पे आती है अंडर ओवर रिकवरी। अंडर रिकवरी हमारे लिए नुकसान है। मान लीजिए कि 4 लाख 5 लाख मैंने प्रोडक्ट पे चार्ज किया, पर एक्चुअल में साल खत्म हुआ तो मुझे पता चला 8 लाख का खर्चा हुआ है, तो 3 लाख नुकसान हो गया कि नहीं। वैसे ही ओवर रिकवरी मेरे लिए क्या है, एक गेन टाइप का है, कि मैंने खर्चा ज्यादा चार्ज करके पैसे बेच के गुड्स बेच के पैसे कमा लिए, लेकिन एक्चुअल में वो खर्चा कम हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालोगे अंडर ओवर रिकवरी। इसी का ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। अंडर ओवर रिकवरी कैसे निकलता है, रिकवर्ड में से एक्चुअल घटा के। कई बार एग्जामिनेशन आपको, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एक्चुअल ओवरहेड में कुछ ऐसा चीज दे देता है जो आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक, ये कौन सा, प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड देख रहे हैं, गुड्स बनाने में कितना ओवरहेड लगा है। इसमें मान लो कोई प्रायर पीरियड आइटम है, आप हटा दोगे। कोई कंपनसेशन पे किया हमने, आप हटाओगे। कोई लॉस हुआ है ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर की वजह से कोई पेमेंट करनी पड़ी, आप हटाओगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है। ठीक, तो एक्चुअल ओवरहेड निकालते टाइम एक्सक्लूड करोगे सर्टेन आइटम जो कि ऐसे ओवरहेड है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। कॉस्ट तो है अपने लिए, पर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अंडर ओवर रिकवरी जो भी आएगा उसके दो हिस्से, एक तो अबनॉर्मल रीजन की वजह से होती है, जैसे कि डिफेक्टिव प्लानिंग हो गई, स्ट्राइक हो गया, उस वजह से, और इसके हिस्से में जो आएगा वो कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होता है, लॉस है हमारा। एक होता है बैलेंस, ये अंडर ओवर रिकवरी का जो अबनॉर्मल हिस्सा हटा दोगे तो बैलेंस, इस पे हम लगाते हैं सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला है कि जो भी बैलेंस ओवरहेड है ना, उसको प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। करेक्ट, प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दो। सबसे पहले स्टेप में क्या निकालोगे, रिकवर्ड में से एक्चुअल घटाओगे, अंडर ओवर रिकवरी। एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे खर्चे जुड़े होते हैं जो आपको हटाने हैं, जैसे कंपनसेशन हो गया, कोर्ट के ऑर्डर से पेमेंट कर रहे हैं, प्रायर पीरियड आइटम है, अब्सोल्यूट आइटम जो होता है ना, आउटडेटेड आइटम, उसके रिटेन ऑफ है, ये सारे हटाने के बाद उसमें से जो अंडर ओवर रिकवरी आएगी, उसमें से अब नॉर्मल रीजन की वजह से जो अंडर ओवर रिकवरी है उसको अलग कर दो, वो डेबिट होगा कॉस्टिंग पीएल में। बैलेंस पे हम सप्लीमेंट्री रेट लगाएंगे। सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला क्या है, जो बैलेंस ओवरहेड है उसको प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करना है। अच्छा, प्रोडक्शन यूनिट कैसे निकलता है सर, सेल्स में ना क्लोजिंग स्टॉक जोड़ना होता है और ओपनिंग स्टॉक घटाना होता है, तो प्रोडक्शन यूनिट आ जाते हैं। करेक्ट, इतना बिका इतना है तो टोटल इतना होगा, माइनस इतना ओपनिंग में भी था तो इस बार इतना बना होगा प्रोडक्शन। मजेदार बात है कि जब भी क्वेश्चन आया है ओपनिंग यूनिट कभी नहीं दिया है एग्जामिनेशन में, तो जब ओपनिंग यूनिट नहीं दिया तो सेल्स में बस क्लोजिंग यूनिट जोड़ दोगे तो प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन देखे क्या, इतना करने के बाद इसके बाद ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका, सप्लीमेंट्री रेट निकालने के बाद बताऊंगा, पहले यहां तक आप करना सीखो। देखो क्वेश्चन में ना बहुत राम कहानी देगा, उतना आपको सुनने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा है उतना ध्यान दो। बजटेड ओवरहेड यहाँ पे दिया हुआ है एंड बजटेड मशीन आवर दिया हुआ है। बताओ रिकवरी रेट निकल सकता है क्या, रिकवरी रेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा रखा है सर, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड यूनिट या बजटेड आवर, जो भी हो, हमारा क्वेश्चन आवर में है, तो रिकवरी रेट कैसे निकलेगा, डिवाइड करो 10.5, करेक्ट। अच्छा, रिकवर्ड ओवरहेड कैसे निकलेगा,
तो सर रिकवरी रेट को अगर आवर में है ना रिकवरी रेट, तो एक्चुअल आवर से इंटू करके, यही पढ़ाया था अभी। एक्चुअल आवर क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, देखो एक्चुअल आवर कितना है 48,000, तो ये 10.5 को 48,000 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 5,04,000। मैंने बोला है उसके बाद आपको एक्चुअल ओवरहेड घटानी है। एक्चुअल ओवरहेड कितना दिया है, ये रहा, लेकिन कह रहा है इसमें कुछ ऐसे आइटम इंक्लूड है जैसे पेड आउट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, प्रायर पीरियड एक्सपेंस हो गए, स्ट्राइक की वजह से हमें अवार्ड देना पड़ा, मतलब एक स्ट्राइक की वजह से जो हमें कंपनसेशन देना पड़ता है, कहने का मतलब वो है, ठीक, कोर्ट ऑर्डर की वजह से। ऑब्सोल्यूट स्टोर का आइटम है जो रिटर्न ऑफ किया, ये सारे घटाओगे एक्चुअल ओवरहेड से अगर इंक्लूड है तो, ठीक। 679 में से 45,000 घटाओगे, 10,000 घटाओगे, 42,000 घटाओगे एंड 18,000 घटाओगे, कितना आएगा 5,34,000। चलो बताओ, अंडर रिकवरी हो गई, कितना अंडर रिकवरी हुआ बताना, ये देखो कितना अंडर रिकवरी हो गई, कहीं हमने मिस्टेक डिडक्ट कर लिया, एक बार और करना। 679 में से 45 घटाओ, 10,000 घटाओ, 42,000 घटाओ एंड 18,000 घटाओ, तो ये आ जाएगा 564। कितना आया 60,000 अंडर रिकवरी आई, करेक्ट। इसके दो हिस्से करने हैं। एक तो देखो मैंने क्या बोला था, 1/4 ऑफ अंडर रिकवरी वाज ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन पॉलिसी एंड बैलेंस वेर एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज इन कॉस्ट। तो 1/4 जो है ना डिफेक्टिव पॉलिसी की वजह से, उसको अलग कर दो। इसका 1/4 करोगे 15,000 आएगा, तो बैलेंस कितना आएगा 45,000। ये क्या होगा, डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल। चलो इसी पे सप्लीमेंट्री रेट लगाना है। सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला क्या है, ये जो बैलेंस ओवरहेड है इसको प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करना है। देखो चलो, प्रोडक्शन एंड सेल्स का डेटा दिया है, हमने फिनिश गुड्स पता है 22,000 बनाए थे, कुछ WIP बचे हैं 16,000, लेकिन 50% कंप्लीटेड है ठीक, और सेल्स हुए हैं 18,000। जरा बताओ सेल्स कितना है 18,000, तो क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स कितना बचा होगा 4,000, क्योंकि हमने 22,000 बनाया है ना, तो 18,000 बिक गया, 4,000 बचा होगा। अच्छा WIP का भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ये कितना है 16,000, लेकिन 50% कंप्लीटेड है, ठीक। जब भी हम कंप्लीटेड यूनिट के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यूनिट इनटू परसेंटेज कंप्लीशन, तो आ जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट। ये करोगे तो 8,000 के बराबर है, ठीक है। टोटल जोड़ो, 30,000 आया, ये आया प्रोडक्शन यूनिट। इतना 22,000 तो प्रोड्यूस हुआ ही था, 8,000 क्यों प्रोडक्शन में हमने लिया, जो WIP है 50% कंप्लीटेड तो 50% तो प्रोडक्शन हुई थी ना WIP की, ठीक है, तो वो ये 8,000 है। 30,000 से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कितना है 1.5। अब देखो जो सप्लीमेंट्री रेट है ना, इसको सेल्स यूनिट, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक और WIP का क्लोजिंग स्टॉक में अपोर्शन करो। सेल्स में कितना आएगा 18,000 है, और पर यूनिट 1.5 है। फिनिश गुड्स में 4,000 है, पर यूनिट 1.5 है। WIP में 8,000 कंप्लीटेड यूनिट है और 1.5 है। एक बात बताओ, ये पोर्शन तो आपने कर दिया, लेकिन अब ट्रीटमेंट क्या करना है, तो सर जी ध्यान देना है यहाँ पे। अगर अंडर रिकवरी है तो मैंने बताया था हमारे लिए एक टाइप का नुकसान है अंडर रिकवरी, तो कॉस्ट में जुड़ेगा, कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। अब जो बिक गए उसके लिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़नी पड़ेगी, पर जो क्लोजिंग स्टॉक अभी भी बचे हैं तो उनके कॉस्ट में जोड़ दो। फिनिश गुड्स वाले फिनिश गुड्स के कॉस्ट में जुड़ेगा, WIP के कॉस्ट में, ठीक। आपको बस ट्रीटमेंट बतानी है। ओवर रिकवरी है तो कॉस्ट से लेस होंगे, ओवर रिकवरी एक एडिशनल गेन की तरह है आपके लिए। जो बिक गए हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेस होगा इतना, और जो बचे हुए WIP फिनिश गुड्स तो उनके कॉस्ट से लेस होगा इतना। यही आपको लिखना है। यहाँ देखो रिकवर्ड एक्चुअल ओवरहेड में से ये घटा दिया, तो ये आ गया एक्चुअल ओवरहेड, ये रिकवर्ड ओवरहेड, अंडर ओवर रिकवरी, ठीक है।
रिकवरी रेट ऐसे निकाला है, हमारे क्वेश्चन में भी सेम आया था। 3/4 जो बैलेंस है 1.5 रुपया आया और तीनों पे बांट दिया, इतना इतना खर्चा बटेगा, हमने भी इतना ही बांटा था। सिंपल है, बहुत आसान है। लास्ट टॉपिक जो अपना है वो है मशीन आवर रेट। फटाफट से आओ देखो, टाइप्स ऑफ कैपेसिटी में आपको ध्यान रखना है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपेसिटी। एक तो मैक्सिमम रेटेड या इंस्टॉल कैपेसिटी होती है कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम प्रोडक्शन आवर कंप्लीट कर सकते हैं, ये है कितना ज्यादा है ज्यादा। देखो कोई भी आइडल टाइम मत घटाओ, छुट्टी मत घटाओ, हॉलीडे मत घटाओ, संडे मत घटाओ। मान लो 8 घंटा पर आवर्स हम लोग काम करते हैं तो पूरा 365 इंटू 8 करोगे तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी बोलते हैं। पर रियली में इतने घंटा काम होता है क्या? नहीं। अगर काम होगा तो कुछ आइडल टाइम भी तो होंगे, जैसे ब्रेक वगैरह हो गया, संडे घटानी पड़ेगी, हॉलीडे घटानी पड़ेगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीन का रिपेयर वगैरह होता है तो उस समय भी काम नहीं हो रहा होता है। ये सारे घटा दोगे ना, सेटअप मशीन का सेटअप होता है तो आता है, ये है प्रैक्टिकल कैपेसिटी कि रियल में सॉरी रियल में इतने घंटा काम होता है। इस पे थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से पढ़ना। एक होता है एवरेज कैपेसिटी या नॉर्मल कैपेसिटी, पास्ट को देख के हम डिटरमाइन करते हैं। देखो पास्ट 3 इयर्स का देखा हमने कैपेसिटी, उसकी एवरेज कर दी। और एक होता है एक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि साल में एक्चुअल में हमने कितने आवर काम करे, वो ये है। ठीक, मशीन ओवरहेड का कंसेप्ट क्या है कि मान लो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, करेक्ट। इस डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट मशीन वगैरह लगी है, गुड्स यहाँ से आता है और बन के यहाँ से निकलता है फिनिश गुड। अब देखो जितने भी गुड्स इस डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस होंगे तो इस डिपार्टमेंट में होने वाले खर्चे उस गुड्स पे डलेंगे, करेक्ट। पर हमें पता तो चलनी चाहिए कि इस डिपार्टमेंट में होने वाले खर्चे कितने हैं और पर आवर वो खर्चे इनकर्ड कितने होते हैं। पर आवर पता होगा तभी तो एक गुड्स मान लो 3 घंटा इस पे गया, इस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन हुई, तो 1 घंटे का इस डिपार्टमेंट का खर्चा मुझे पता होगा तो 3 घंटे का इंटू 3 करके उस कॉस्ट में जोड़ दूंगा। तो मशीन आवर रेट कुछ नहीं है, बस एक डिपार्टमेंट का, एक कॉस्ट सेंटर का रेट निकाल रहे हैं कि हम गुड्स पे, प्रोडक्ट पे चार्ज कर पाए। ठीक है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको ओवरहेड पता होनी चाहिए, ठीक। और दूसरा इफेक्टिव मशीन आवर कितना इफेक्टिव मशीन आवर है डिपार्टमेंट का। अब देखो ओवरहेड तो सिंपली ये है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सारा खर्चे जोड़ दोगे तो ओवरहेड आ जाएगा। पर खर्चों को 2 हिस्सों में बांट देना, एक फिक्स एंड स्टैंडिंग। फिक्स एंड स्टैंडिंग वो कॉस्ट है कि आप डिपार्टमेंट यूज करो या ना करो, कुछ ऐसे खर्चे जो इनकर्ड होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, वहां पे जो काम करने वाले लोग हो गए, उस डिपार्टमेंट का रेंट हो गया। तो ये तो ऐसा है ना कि उस डिपार्टमेंट में जो स्पेस है उसका रेंट लग रहा है, वो लगेगा ही। आप प्रोडक्शन करिए ना करिए, मशीन चलाइए ना चलाइए। और कुछ वेरिएबल या रनिंग खर्चे होते हैं, जैसे पावर, फ्यूल, ये सारे खर्चे कैसे हैं कि आप डिपार्टमेंट को यूज करोगे, मशीन चलाओगे तभी इनकर्ड होगा। ठीक, यहाँ पे एक डिब्यूट क्या है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड डिप्रिसिएशन। लॉजिकली क्या है, डिप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे होता है, ठीक। अगर पर एनम पर मंथ दिया तो फिक्स में जाना चाहिए, है ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को भी कुछ ना बोले तो फिक्स में जानी चाहिए। पर इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि रनिंग कॉस्ट को ना इंस्टीट्यूट लिखता है एक नए नाम से, मशीन एक्सपेंस। अब मशीन एक्सपेंस लिखता है और उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड डिप्रिसिएशन भी डालता है। तो आप वो टेक्निक से भी कर सकते हो, तो खर्चा जोड़ना है बस। हेडिंग क्या होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लॉजिकली जो कॉस्टिंग का कंसेप्ट है वो क्या बोलेगा कि डिप्रिसिएशन एक फिक्स कॉस्ट होना चाहिए जब टाइम बेसिस पे है तो, एंड डिप्रिसिएशन अगर पर ऑपरेशन बेस्ड है तो ऑपरेशन बेस्ड है तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैसे होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक। आवर अगर आप निकालते हैं तो देखो टोटल आवर्स ले लोगे आप, मशीन आवर्स के टोटल, उसमें नॉर्मल आइडल टाइम घटाओगे, क्योंकि देखो जो ब्रेक वगैरह होती हैं, टी ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक, उसमें तो एम्प्लॉय काम नहीं करता ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस घटाओगे, उस समय भी मशीन काम नहीं करेगा। साथ ही में लीव घटाओगे, कुछ छुट्टियां वगैरह होती हैं संडे का हो गया या अदरवाइज प्रोवाइडेड लीव, तो उस समय भी डिपार्टमेंट चल नहीं रहा होता है, तो एक्चुअल में मशीन जितना चलेगा उसी उतने ही घंटे पे तो खर्चा निकालेंगे, पूरे खर्चे उतने ही घंटे पे बांटेंगे जितने घंटे पे एक्चुअल में मशीन चला है, और एक्चुअल में चला है तभी तो प्रोडक्शन हुई होगी, तो वो घटा दोगे लीव विथ और विदाउट पे। ये आ गया। एक और होता है सेटअप।
तो सेटअप अगर अनप्रोडक्टिव है तो वो घटाओगे, प्रोडक्टिव है तो नहीं घटाओगे, ठीक। और ये जो आया ना, यही है इफेक्टिव मशीन आवर। समझ में आया क्या? लिखा है अब नॉर्मल आइडल टाइम को आप नहीं घटाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मशीन तो स्ट्राइक की वजह से भी नहीं चल सकती है, बंद हो गया फैक्ट्री तो लॉकआउट की वजह से भी नहीं चल सकती है। तो मशीन आवर निकालते टाइम ये टाइम नहीं घटाओगे, अपना नुकसान है। ये टाइम घटा दिया तो लेबर मशीन आवर रेट बढ़ जाएगा। जितना इसमें टाइम घटाओगे, ध्यान से देखना, इसमें जितना टाइम कम आएगा रेट उतना ज्यादा आएगा और प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाएगी। जबकि कॉस्टिंग कंसेप्ट क्या कहता है, अब नॉर्मल आइडल टाइम का लॉस कौन बियर करता है? हम बियर करते हैं। हम कभी भी गुड्स प्रोडक्ट पे चार्ज करके रिकवर नहीं करते। एक और छोटा कंसेप्ट, कई बार बोलेगा आपको कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो सेटअप के लिए नहीं चाहिए। अरे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी अगर सेटअप के लिए नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी किस घंटे पे निकालोगे? इस पे क्या? नहीं। अगर सेटअप के लिए नहीं चाहिए तो इस घंटे पे निकालोगे। अगर बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी सेटअप के लिए चाहिए तो आप इस आवर्स पे इलेक्ट्रिसिटी निकालोगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। अगर कुछ ना बोले तो हम मान लेंगे कि सेटअप के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। कुछ भी एजम्पशन ले लेना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर इलेक्ट्रिसिटी सेटअप के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, क्वेश्चन में बोलना जरूरी है, ठीक। एक क्वेश्चन देखो, जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे जो भी वीडियोज आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। चलो, एक मशीन सब कॉस्ट सेंटर है, कंटेन 3 मशीन, ठीक है। 3 मशीन है यहाँ पे, कोई बात नहीं। इक्वल कैपेसिटी टू ऑपरेट दिस 3 मशीन 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड। 9 ऑपरेटर चाहिए 3 मशीन चलाने के लिए, यानी कि हर एक मशीन पे 3 ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। इच मशीन रिक्वायर्स 3 ऑपरेटर। ऑपरेटर आर पेड 20 रुपीज पर आवर। ऑपरेटर की जो सैलरी है ना, पर घंटे के हिसाब से 20 रुपया है, ठीक है। फैक्ट्री वर्क फॉर 48 आवर्स इन अ वीक विच इंक्लूड 4 आवर्स सेटअप। कह रहा है एक वीक में ना हम 48 आवर्स काम करते हैं, जिसमें से 4 आवर्स सेटअप का है। कुछ ना बोले सेटअप को तो अनप्रोडक्टिव मान लो, कोई बात नहीं। तो 44 आवर्स क्या है? इफेक्टिव मशीन आवर्स, ठीक है, एक हफ्ते में। दीज ऑपरेटर आर पेड फुल्ली फॉर 48 आवर्स। कह रहा है भले ही 4 घंटे सेटअप हो, 48 आवर्स के लिए ही हम पेमेंट करते हैं, एक हफ्ते काम कराते हैं तो ऑपरेटर से। ऑब्वियसली अगर मशीन सेटअप हो रहा है तो उस समय भी तो वो समय अपना दे रहा है ना इंसान, तो ऑपरेटर अपना समय दे रहा है तो हम 48 आवर्स की पेमेंट करते हैं। इन एडिशन दे आर पेड 10% बोनस ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। कह रहा है देखो, सैलरी का 10% बोनस देना है, लेकिन सैलरी 48 आवर्स का नहीं लेना है। जब बोनस देते टाइम सिर्फ 44 आवर जो प्रोडक्टिव टाइम है ना, जिस समय उन्होंने काम किया है, सेटअप के टाइम में तो हो सकता है वो बैठे हो, तो जो प्रोडक्टिव टाइम है ना, उस प्रोडक्टिव टाइम का जो सैलरी बनता है, प्रोडक्टिव टाइम के हिसाब से जो सैलरी बनता है, उसका सिर्फ 10% देना है, ठीक है। द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट इंक्लूड डायरेक्ट वेजेज ऑफ ऑपरेटर एंड ऑल्सो रिकॉप द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू मशीन। कह रहा है मशीन ओवरहेड निकालने के लिए ये जो ऑपरेटर का खर्चा है ये तो ले ही रहा है, प्लस इस डिपार्टमेंट पे जो भी एलोकेटेड ओवरहेड है, ऑब्वियसली जो एलोकेटेड ओवरहेड है वो भी मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो वो भी ले रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। फ्लोइंग आर द डिटेल ऑफ ओवरहेड एप्लीकेबल टू द कॉस्ट सेंटर। ये हम खर्चे दे रहे हैं कॉस्ट सेंटर के, ठीक है। डिप्रिसिएशन 10% है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन का। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच मशीन इज दिस मच। तो देखो, एक मशीन का हमें दिया हुआ है कॉस्ट, इसका 10% निकालेंगे, डिप्रिसिएशन आ जाएगा, लेकिन 1 साल का डिप्रिसिएशन आएगा, ठीक। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है पर वीक, ठीक है। कंज्यूमेबल दिया है पर वीक, कोई बात नहीं। पावर दिया है पर आवर, तो जितने भी आवर है इंटू कर देंगे। 1 घंटे में इतना यूनिट उठता है 20, तो इंटू कर देंगे तो यूनिट आ जाएगा। और 1 यूनिट का 80 पैसा है, इंटू कर देंगे 0.8 से तो रुपीज में आ जाएगा। अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, जो कॉमन खर्चे हैं, इस डिपार्टमेंट के हिस्से में कितना आ रहा है, तो ये भी खर्चे इसी डिपार्टमेंट के खर्चे, इसके हिस्से के खर्चे हैं। पर ये सारे खर्चे क्या है? पर एनम। देखो, रेंट, हीटिंग, लाइटिंग, फोरमैन की सैलरी एंड एनुअल एक्सपेंस। कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 मशीन फॉर 4 वीक पीरियड। 4 वीक का हमें निकालना है, करेक्ट, ठीक है। और एक मशीन का निकालना है,
वो भी ठीक है। और दूसरा बोल रहा है मशीन आवर रेट निकालिए। एक तो खर्चा निकालिए, एक मशीन 4 हफ्ते चला दो, और एक मशीन आवर रेट निकालिए। चलो देखो, हमारे केस में 44 आवर्स था, करेक्ट। प्रोडक्टिव टाइम एक हफ्ते का, 4 हफ्ते का कितना आएगा? 176 आवर्स। ये क्या है? इफेक्टिव आवर्स, मशीन आवर्स 4 हफ्तों का। ये 44 आवर्स, 48 आवर्स, ये सैलरी यूज कंप्यूट करने के लिए निकालेंगे। 48 इंटू 4 यानी कि 192 आवर्स। भले ही हफ्ते में 176 आवर्स हमारा मशीन इफेक्टिव चलता है, पर सैलरी 192 आवर्स का देंगे, क्योंकि जो 16 घंटे जो है, क्या है 16 घंटे? सेटअप टाइम, उसमें भी हम सैलरी देंगे। पर देखो बोनस निकालते टाइम आप 176 आवर्स को लेना, क्योंकि बोल रहा है बोनस सिर्फ प्रोडक्टिव टाइम पे देंगे। कोई बात नहीं, आ जाओ। जितने भी खर्चे थे पहले एलोकेटेड वाले कॉस्ट उठा लो, जो सिंपली दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये रहे। पर ये सारे कितना है? पर एनम है, 1 साल का। तो 4 हफ्तों का कैसे निकलेगा? सारा खर्चा इतना आया है 46080 डिवाइड बाई 52। एक पूरे साल में कितना वीक होता है? 52 वीक। तो 1 वीक का आया, 4 वीक का ये। लेकिन ये तो जो खर्चे हैं ना, इतने, ये जो खर्चे आए ना, ये क्या है? 3 मशीन पे है। एक मशीन का खर्चा निकालना हो तो 1/3, और ये आ जाएगा कॉस्ट। वेजेज बताओ, 48 आवर्स इंटू 4 तो 192 आवर्स आ जाएगा। 20 रुपीज रेट है और 3 ऑपरेटर है, ये आ गया। ठीक है। बोनस बताओ, बोनस के लिए कितना घंटा लेना है? सिर्फ 176 इंटू 20 रेट है, 3 ऑपरेटर का ये रहा, और 10% ये रहा। ठीक है, टोटल यहाँ पे आ गया। ये एक्चुअली क्या है ना, एक मशीन में कितने ऑपरेटर काम करते हैं? 3, और 10% आपको बोनस देना है, तो ये बोनस हो गया और ये सैलरी हो गया। ठीक है। मशीन एक्सपेंस में देखो, डेप्रीसिएशन कॉस्ट में इंटू कर दोगे परसेंटेज, तो डेप्रीसिएशन आएगा, पूरे साल का आया है, डिवाइड बाई 52 और इंटू 4 करोगे तो 1 हफ्ते का आ जाएगा। इसी को काट दोगे तो 13 आता है, 1/13 लिखा है। ठीक है, 4 हफ्तों का पीरियड 13 बार आता है साल में। ये आ गया डिप्रिसिएशन। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बताओ, पर वीक दिया है, इंटू कर दोगे तो ये आ गया। कंज्यूमेबल ये भी पर वीक दिया था, इंटू कर दोगे रेट से तो ये आ गया। पावर बताओ, पावर किस घंटे पे निकालेंगे? सेटअप के लिए पावर चाहिए या नहीं चाहिए? तो आपको एजुम्पशन लेनी पड़ेगी कि 44 आवर्स पे पावर निकालेंगे या 48 आवर्स पे। इन्होंने क्या एज्यूम किया है कि सेटअप के लिए पावर नहीं चाहिए, यानी सिर्फ 44 आवर्स के लिए पावर चाहिए। तो 44 आवर्स तो 1 हफ्ते का है, 4 हफ्तों का कितना? 176। तो पावर का खर्चा 176 पे निकाला है। जहां भी इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन है, हमेशा इंस्टीट्यूट ने माना है कि सेटअप करने के लिए पावर की जरूरत नहीं है, यानी कि पावर उस आवर्स पे निकालेंगे जो सेटअप आवर घटने के बाद आया है। ये रहा। ठीक, और ये टोटल एक्सपेंस निकाल दोगे, ये मशीन एक्सपेंस हो गए, और ये आ गया स्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आ गया टोटल एक्सपेंस, और आवर से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा मशीन आवर्स। हमने क्या सिखाया था कि ये जो दो खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसको आप स्टैंडिंग में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मशीन एक्सपेंस ना लिख के इसको वेरिएबल एक्सपेंस लिख देना तो ज़्यादा सुइटेबल रहेगा। लॉजिकली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहले सॉल्यूशन में इंस्टीट्यूट इनको फिक्स एक्सपेंस में ही दिखाता है। ठीक, तो चलो ऐसे कर लोगे सिंपली। जितने भी खर्चे हैं ना, जितने भी खर्चे हैं ना, बस आपको जोड़ देना है, इफेक्टिव मशीन आवर से डिवाइड कर देना है। इफेक्टिव मशीन आवर में ध्यान रखना है, नॉर्मल आइडल टाइम, सेटअप टाइम, लीव वगैरह सब घटता है। इलेक्ट्रिसिटी निकालते टाइम हमेशा आपको एजम्पशन लेना है, ना बोले तो। अगर बोलता कि सेटअप के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम 192 आवर्स पे इलेक्ट्रिसिटी निकालते। 192 इंटू 20 यूनिट टोटल यूनिट आता, इंटू 0.8 तो टोटल कॉस्ट आता। ठीक, तो ये हमेशा आपको बोलेगा। चलो, इतना था अपना ओवरहेड का तीनों टॉपिक, इंपॉर्टेंट है चारों टॉपिक। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन एंड लास्ट मशीन आवर रेट। आपको ध्यान से पढ़ना है, हर एक में एक एक क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश करी। ये एक रिवीजन लेक्चर है, इसकी लिमिटेशन है कि ये कम से कम समय में मुझे कराना पड़ता है। इससे डिटेल में अगर आपको देखना है तो रेगुलर लेक्चर ही देखनी पड़ेगी। फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया होगा, एक एक क्वेश्चन करके
जितना आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की जरूरत है। अच्छे से आपको पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगली वीडियो जो भी टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए, आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम अगर कुछ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो में पक्का उस टॉपिक पे आपको बना के दूंगा कि आपको एग्जामिनेशन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में।